रोहतक संकुल के इस आचार्य वर्ग में उपस्थित डॉक्टर पुष्पदेव जी, इस विद्यालय के प्राचार्य संजय जी और विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य बंधु भगिनी और इस आचार्य वर्ग में उपस्थित इस संकुल के सभी विद्यालयों के आचार्य बंधु भगिनी, आप सबको सुप्रभात और अंग्रेजी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक विषय लेकर मैं बिल्कुल अलग विषय लेके आया हूँ और चूंकि पूरे भारतवर्ष में ये इस समय विषय चल रहा है, तो उस विषय को लेकर आज आपके समक्ष 3 बिंदुओं पर मैं विषय रखने की कोशिश करूँगा। विषय इंडो-सेंट्रिक नरेशन, भारत केंद्रित विमर्श। ये जो विमर्श का विषय है, नैरेटिव कैसे तैयार होते हैं, नैरेटिव कैसे खड़ा किया जाता है, ये हमने पिछले 75 वर्षों में देखा है। आज जो भी भारत में विमर्श चलता है, ये यूरोपियन सेंटर नैरेटिव है, या जिसको कह सकते हैं कि ये नैरेटिव इंग्लिश सेंटर का है। जो शिक्षा पद्धति मैकाले ने 1835 के आसपास प्रारंभ की थी और जिसने पूरे भारतवर्ष का 150 वर्षों में पूरा विमर्श बदल के रख दिया, उस विमर्श को हमने भारत केंद्रित करना है। आज का ही जैसे तो पूरे देश में क्या है कि नववर्ष मनाना है, ये पूरे विश्व में एक नैरेटिव है। अब इसमें नया क्या है, तो अगर हम प्राकृतिक और पर्यावरण दृष्टि से भी देखें तो इसमें नयापन कुछ भी नहीं, लेकिन एक विमर्श है पूरे देश में। हम सब उसकी बधाइयाँ भी देते हैं, लेते हैं और हैप्पी न्यू ईयर बोलते भी हैं, लेकिन नयापन क्या है? न प्रकृति की दृष्टि से इसमें कहीं नवीनता दिखती है, ना हमारे फसलों की दृष्टि से कोई नवीनता दिखती है। लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने एक विमर्श तैयार किया कि भाई ये नया वर्ष मनाना है, इसलिए हम सब मनाते हैं। ऐसी अनेक बातें जो भारत केंद्रित नहीं है। आज का जो विषय है वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम सब जो है की पर्सन्स हैं यहाँ बैठे। विद्यालयों में हमने किस प्रकार के विमर्श को खड़ा करना है, ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। अब नया वर्ष का ही विषय लें तो हमारे यहाँ वर्ष प्रतिपदा से नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन क्या वर्ष प्रतिपदा का नरेटिव पूरे विश्व में, पूरे देश में खड़ा है? अगर आप वर्ष प्रतिपदा को किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहोगे तो यूं कहे यार 1.5-2 महीना पहले वर्ष चला गया और आप अब दे रहे हो, उसमें नवीनता है। जयशंकर प्रसाद की कविता है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही तारा, घट कुसा डागरी, तब कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल झोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, नव मधुर मुकुल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अंधकार से हम प्रकाश की ओर आते हैं। वर्ष प्रतिपदा फसलें पक करके तैयार हो जाती हैं, वातावरण में एक नवीनता होती है, तो उसकी तो एक वैज्ञानिकता है नए वर्ष मनाने की। लेकिन आज क्या वैज्ञानिकता है?
ये कोई नहीं जानता, न कोई समझने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी नैरेटिव है कि नया वर्ष कौन सा है, तो 1 जनवरी नया वर्ष होता है। तो इसलिए हमको 3 बातों पर इस समय केंद्रित अपने को, और ये विमर्श कोई आज का नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। संघ विचारधारा में ये विमर्श पहली बार आया हो ऐसा भी नहीं, ये कोई आंदोलन नहीं, कोई कार्यक्रम भी नहीं है कि मैंने घोषणा कर दिया और कल से आप शुरू कर दें कि भाई ये कार्यक्रम करना, हमने विमर्श तैयार खड़ा करना है। तो न ये आंदोलन है, न ये कोई कार्यक्रम है। और एक बात और उठती है धीरे धीरे कि चुनावी वर्ष में ये विमर्श की जरूरत क्या पड़ गई। हमारे विरोधी आरोप लगाएंगे हम पर कि भाई चुनाव आए तो आपने विमर्श खड़ा कर दिया। तो ये चुनावी विषय भी नहीं। 3 विषय हमको स्पष्ट रूप से ध्यान करने होंगे। पहला कि ये कोई आंदोलन नहीं है, दूसरा ये कोई कार्यक्रम नहीं है, और तीसरा ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। ये चलने वाली सतत प्रक्रिया है, और ये कब चलेगी, जब हम जैसे लोग इसको समझेंगे, इस विमर्श के विषय को समझेंगे। इसलिए पहला विषय नरेटिव गढ़ने में हमको क्या बताया गया कि एक प्रायद्वीप में हम रहते हैं, सब कॉन्टिनेंटल बोला है। इसका क्या मतलब है कि हमारे राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं, राष्ट्र जैसा भारत नहीं, एक सब कॉन्टिनेंटल है। पहला विमर्श ये खड़ा करते हैं पूरे विश्व में कि भारत में कोई राष्ट्र, कोई राष्ट्रीयता, कोई नागरिक, ये कुछ नहीं है। और दूसरा विमर्श क्या खड़ा कर दिया कि अंग्रेजों ने आकर के भारत को एक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, इसलिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। ये दूसरा विमर्श खड़ा कर दिया। तो इन दोनों बातों को हमको ध्यान पे रखना पड़ेगा। भारत एक सनातन राष्ट्र है, ये पहली मान्यता हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और सनातन राष्ट्र कैसा है कि वेदों से लेकर और आज तक इस राष्ट्र के बारे में इतने आख्यान हैं, इतने व्याख्यान हैं, इतनी उदाहरण हैं कि हम उसकी कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि ये आज का अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारत राष्ट्र है। सनातन राष्ट्र, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है हमारे पास कि भारत का कोई रचना काल नहीं है। रचना काल का मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है भारत की। विश्व का कोई भी देश आप गूगल में सर्च कर लीजिए, उसका आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगा। अमुक समय में अमुक तिथि को ये अमुक राष्ट्र बना, लेकिन भारत का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं। इसलिए ये सनातन राष्ट्र कहलाता है। अंग्रेज जहां भी गए, उन्होंने उस देश की 3 चीजों को सबसे पहले बदला। पहला, आते ही उस देश का नाम बदला। हमारा देश भारत नाम से विख्यात था, भारतवर्ष से हम जानते हैं इसको, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, आते ही इसकी पहचान खत्म कर दी, इंडिया शब्द। अब इंडिया मुश्किल से 250-300 वर्ष पुराना होगा। विषय समझने का कैसे करते हैं, नैरेटिव कैसे खड़ा करते हैं कि भारत जो है इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए भारत को इंडिया से उन्होंने जोड़ दिया। और आज इंडिया इतना प्रचलित हो गया कि भारत उसमें कहीं समाप्त सा दिखता है। तो पहला काम क्या किया अंग्रेजों ने कि आते ही उन्होंने इसका नाम बदला। जिस देश में गए, जिस किसी देश में उन्होंने कब्जा
उपनिवेश बनाया, तो उपनिवेशिक मानसिकता के आधार पर उन्होंने उसकी पहचान खत्म की सबसे पहले। और वो पहचान हमारी सनातन पहचान रही है भारतवर्ष के। लेकिन इंडिया शब्द आने के बाद संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये तो राष्ट्रवादी संगठनों ने समय प्रतिनिधित्व किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि भारत की पहचान तो भारत से है, और संविधान निर्माण के समय अगर हम इसको कहीं उद्धृत नहीं करेंगे तो ये तो पहचान समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने पहली बात को माना और लिखा इंडिया दैट इज भारत। लेकिन देख लीजिए कैसे उन्होंने इसको कन्वर्ट किया। भारत दैट इज इंडिया भी तो हो सकता था, लेकिन करा क्या कि है तो नाम इसका इंडिया ही, लेकिन इसको भारत से भी जाना जाता है। ये नैरेटिव खड़ा कर दिया पूरे देश में। तो पहला काम उन्होंने ये किया, अभी पीछे ये आया कि भाई अब आगे से हम भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष के नाम से संबोधित करेंगे। एक पूरे देश में विमर्श खड़ा करने की हमने कोशिश की है कि इसकी पहचान इंडिया से नहीं है, भारत से। तो पहला काम उन्होंने नाम बदलने का किया। आपको ध्यान होगा कि जब भी जहां भी अंग्रेज जाते थे और मजदूरों को हवाई को पानी के जहाज से जब ले जाते थे तो उस देश के तट पर उतरने से पहले उनकी आइडेंटिटी खत्म कर देते थे। उन सब मजदूरों का नाम बदल देते थे कि उस देश की पहचान लेकर के यहां काम नहीं करेंगे। तो बहुत नियोजित तरीके से ये इन्होंने नैरेटिव खड़ा किया भारत में कि इसको इंडिया नाम से जाना जाए, भारतवर्ष की कोई पहचान इतिहास में नहीं है। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम आते ही उन्होंने, क्योंकि ये सब कुछ किसके माध्यम से होता है? शिक्षा व्यवस्था के नाम से। अगर शिक्षा व्यवस्था हमारी जैसे होती, और जैसे मैकाले ने कहा भी है कि मैं 3 वर्ष भारत के कोने कोने में घूमा, 3 वर्ष लगाए लॉर्ड मैकाले, और मैंने कहीं कोई गरीबी नहीं देखी, कोई भुखमरी नहीं देखी, कोई भिखारी नहीं देखा, किसी के घर पे ताला नहीं देखा। और ये स्थिति तब है जब ये लगभग 800-900 वर्ष की गुलामी झेल चुका है समाज। उसके बावजूद भी ये अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है समाज, अपने मूल्यों से जुड़ा हुआ है समाज। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका मूल कारण क्या है कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो मूल्यों पर आधारित शिक्षा पद्धति है, और इसलिए उस शिक्षा पद्धति को बदले बिना हम इसके जनमानस को नहीं बदल सकते। मुगलों ने भी तो 800-900 वर्ष यहाँ शासन किया, लेकिन हमारे जनमानस को नहीं बदला था। हमारी आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई कभी भी। लूटपाट की, अत्याचार किए, कन्वर्जन किया, बहुत कुछ अत्याचार किए, लेकिन जो आइडेंटिटी थी, हमारी जो पहचान थी, उसको उन्होंने समाप्त नहीं किया, इतने आक्रमणों के बावजूद भी। तो अंग्रेजों ने इस बात को महसूस किया कि जब तक ये शिक्षा व्यवस्था एज इट इज रहेगी, तब तक इस देश में हम स्थायी रूप से इस मानस को नहीं बदल सकते। और इसलिए उन्होंने मैकाले सिस्टम लागू किया। तो दूसरा काम क्या किया कि दूसरा काम ये किया कि शिक्षा पद्धति को आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। और तीसरा, इस शिक्षा पद्धति के आधार पर उन्होंने जो व्यवस्था खड़ी की वो क्या की? इस देश की जो मूल भाषा है उसको बदलो। अंग्रेजी का माध्यम अनिवार्य कर दिया। तो नैरेटिव क्या खड़ा किया कि अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, नहीं बोलोगे तो आप न तो प्रगति कर सकते हो, न आप आधुनिक बन सकते हो, न आप जो है कोई काम कर सकते हो देश में। तो भाषा को अनिवार्य रूप से उन्होंने शिक्षा का माध्यम बना दिया।
हम आज उस सबसे जूझ रहे हैं। देखिए इसका कितना विस्तार हुआ है इस मानसिकता का कि गांव में एक कमरे में चलने वाला विद्यालय भी अपने विद्यालय को क्या कहता है कि कॉन्वेंट स्कूल है। ये नैरेटिव है, ये विमर्श खड़ा कर दिया देश में कि अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ोगे, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पढ़ोगे, तो आपके बच्चे अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरियां मल्टीनेशनल कंपनी में प्राप्त करोगे। ऐसा उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा किया। तो भाषा की अनिवार्यता कर देश में विमर्श खड़ा कर दिया। भाषा से कोई द्वेष नहीं है किसी को। हम भी कहते हैं अगर हमारे यहाँ अंग्रेजी विषय पढ़ाया जाता है तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं वो अंग्रेजी में बहुत सिद्धहस्त होने चाहिए, अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए। भाषा से द्वेष नहीं है, द्वेष किससे है? मानसिकता से। तो ये जो अंग्रेजी मानसिकता है इसको समाप्त करना और भारतीय मानस को तैयार करना, ये विमर्श का विषय है। तो 3 बातें अंग्रेजों ने आती की। पहला क्या कि देश का नाम बदला, दूसरा उसकी शिक्षा व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, अपने हिसाब से कायदे कानून बनाने शुरू कर दिया, और तीसरा उन्होंने क्या किया कि भाषा की अनिवार्यता उन्होंने अंग्रेजी रख दी। अब जब 3 विषय समाज के बीच में आएंगे, और एक और काम किया, और काम क्या किया कि इसी आधार पर उन्होंने सरकारी स्कूलों को खड़ा करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि आप देखिए जहाँ भी पहले सरकारी कर्मचारी होते थे उनकी अलग कॉलोनी बना दी, क्वार्टर्स बना दिए, रहन सहन का एक तरीका बना दिया, और उनके बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए। अब वो जब पढ़ लिख करके नौकरियों में आएंगे तो फिर समाज का दूसरा वर्ग कैसे पीछे रह सकता है? तो ये जो मानसिकता खड़ी हुई है, ये जो विमर्श खड़ा किया, इसने पूरे देश में इतना जबरदस्त असर डाला कि आज हम उसके गुलाम से बन चुके हैं। मैंने बताया कि भाषा का द्वेष कभी नहीं रखना चाहिए, ना हम रखते हैं कभी भी, लेकिन जो मानसिकता है इसके पीछे उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहली बात कि भारत एक सनातन राष्ट्र है, इसको समझना। राष्ट्र की अवधारणा हमारी अति प्राचीन है, और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 1825 में ही कहा था कि भारत सनातन राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र। उस समय जब इसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता था, इतनी सिद्धता के साथ उन्होंने कहा कि संघ की पद्धति में परिवर्तन हो सकता है, उसके गणवेश में परिवर्तन हो सकता है, उसमें बहुत सारा हम परिवर्तन कर सकते हैं और कर ही रहे हैं समय के अनुसार। इसीलिए 98वें वर्ष पूरा होने के बावजूद भी संघ में कभी कोई टूट नहीं। ये नहीं कि ये भागवत जी का संघ है और ये फलाना दत्ता जी का संघ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए कि हमने कभी व्यक्ति आधारित काम नहीं किया कोई, और एक ही मान्यता उन्होंने कही कि जो बात नहीं बदलेगी कभी भी संघ में, वो ये कि भारत सनातन राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र। तो ये राष्ट्र की अवधारणा कोई नई नहीं है, अंग्रेजों ने नहीं दी है। हमारे यहाँ नेशन शब्द जो आया है वो यूरोप से आया, उसका और भारतीय राष्ट्र से कोई तुलना नहीं है। तो ये जो स्थापित किया गया है हमारे ऊपर, इस विषय को समझना सबसे पहली जरूरत है, और उसके लिए अनेक उदाहरण हमारे यहाँ हैं। इसीलिए हम इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र की ये जननी है भारत। विश्व में कहा जाता है कौन है कि अमेरिका, कौन है कि ब्रिटेन है, भारत विश्व की
जनतंत्र की, गणतंत्र की, प्रजातंत्र की जननी कहा जाता है। और उसके उदाहरण है कि सभा समितियां हमारे यहाँ हुई है। वैशाली का गणराज्य विश्वविख्यात गणराज्य माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य गणरिया का लड़का जो है चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण राष्ट्र के रूप में हमारे यहाँ भरे पड़े हैं। उसको समझना, उसको अध्ययन करना, उसकी बात करना। तो पहला विषय ये, इस बात पे कहीं कोई दुविधा हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि भारत जो है इस समय एक राष्ट्र के रूप में निर्मित हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि अंग्रेजों ने भारत को एकाकार किया, जोड़ा है, उसमें प्रत्युत्तर में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारत को अंग्रेजों ने जोड़ा नहीं है, अपितु तोड़ा है। इसकी मानसिक रीढ़ को तोड़ा है और इसलिए इस विषय को हमको समझना पड़ेगा। तो पहला विषय जो है, ये सनातन राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसको समझना। अनेक लोग ये भी कहते हैं कि भाई आज ही क्यों विषय आया है, इससे पहले भी तो आ सकता था। लेकिन क्या समाज इसके लिए पहले तैयार था क्या? अगर हम 1935 में, 1934 में, 1940 में विमर्श की बात करते तो संभव था क्या? जो समाज अपने आप को ये कहता था कि कुछ भी कह दो, गधा कह दो हमको, लेकिन हिंदू मत कह दो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कहते हैं कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, बाई चांस बना हूं मैं। तो ऐसे वातावरण में क्या हम सनातन राष्ट्र की कल्पना और उसके विमर्श को खड़ा करने की सोच भी सकते थे क्या? इनिशियल स्टेज था संगठन की दृष्टि से, और इसलिए उस प्रारंभिक अवस्था में कभी भी ये विमर्श खड़ा करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। पहला। दूसरा, जब ये विमर्श खड़ा करने की बात आई तो 1948 में जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, हत्या के बाद प्रतिबंध लगा और नागपुर उसके आसपास अनेकों लोगों को कत्लेआम किया इस आधार पर कि संघ ने जो है किसकी हत्या की? गांधी जी की हत्या। प्रतिबंध लग गया, अनेकों कार्यकर्ता जेल में ठूंस दिए गए, सब कुछ हो गया। लेकिन जब हम इससे उभरे, प्रतिबंध हटा, तो हमने पहला काम क्या किया कि अब व्यवस्था परिवर्तन का काम करना है। अभी तक केवल एक सिद्धांत था, एक ध्येय था सबका कि भारत को स्वतंत्र करना है। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहली बार जब पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई कि अब हम इससे कम नहीं लेंगे, तो डॉक्टर हेडगेवार ने सभी शाखाओं को पत्र लिखा कि 2030 का स्वतंत्रता दिवस सभी शाखाओं में मनाया जाए। जो लोग कहते हैं ना कि संघ ने क्या किया है, राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी भूमिका क्या रही है? डॉक्टर हेडगेवार तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, कांग्रेसी थे, महासचिव थे कांग्रेस के, अनेकों आंदोलनों का नेतृत्व किया, जेल में रहे, वो विषय आज भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 1930 में उन्होंने पत्र लिख करके किया, कहा कि सभी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 तारीख को मनाया जाए, क्योंकि 26 तारीख को ही वो प्रस्ताव पारित हुआ था पूर्ण स्वराज्य दिवस, और प्रतिवर्ष हमने उसको मनाया। देश आजाद अगस्त को हो गया, इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए ये तय किया गया कि संविधान को फिर 26 तारीख को लागू किया गया।
और इसलिए ये गणतंत्र दिवस के रूप में हमने इसको सुरक्षित रखा। तो ऐसा नहीं था कि पहले ये विषय नहीं था जेहन में, दिमाग में था, लेकिन उस समय परिस्थितियां नहीं थी विमर्श खड़ा करने की। इसलिए जब 1949 में गुरुजी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था लाल किले पे प्रतिबंध के बाद, उन्होंने कहा कि वह समाज क्षेत्र के, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करें जिससे कि व्यवस्था बदले। सरकारें तो बदल रही थी लेकिन सिस्टम तो जो का त्यों था। आज भी बहुत दिक्कत आती है सिस्टम को चलाने कि जो लेफ्टिस्ट और लिबरल मार्क्सवादी है जितने भी, वो अपने सिस्टम को कब्जाए हुए पूरा, जिसे लुटियन जोन कहते हैं आप सब, उसके कब्जे में पूरा सिस्टम है। और इसलिए सबको ये पता था कि सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम तो हमारा चल रहा है। आज जब उसमें चोट पड़ रही है, विश्व खड़ा हो रहा है विमर्श, तो वो बिलबिला रहा है सर। अब देखिए, तो उस समय परिस्थिति नहीं थी विमर्श खड़ा करने की, तैयार नहीं थे, न समाज था न हम थे। इसलिए क्या, तो दूसरा विषय यह आया कि समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमको प्रवेश करना है। और प्रवेश किस तरह से करना है, तो विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में कौन काम करेगा, तो विद्यार्थी परिषद करेगा। मजदूरों के क्षेत्र में कौन काम करेगा, तो बीएमएस करेगा। विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो गया, सेवा भारती खड़ी हो गई। यानी ऐसे 56 संगठन आज समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो व्यवस्था में बदलाव दिखाई दिया। जहाँ जहाँ हमने प्रवेश किया वहाँ वहाँ नंबर 1 बने। आज विद्या भारती विश्व का ही नहीं, देश का ही नहीं, विश्व का एकमात्र